नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएफ। मैं हूं अभिषेक गजेंद्र मुन्ना और आज हम बातचीत करेंगे किस्सा पटना बिहार का। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, सहलेखक बोल लीजिए और हम लोगों के शिक्षक भी रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर ध्रुव कुमार सर हमारे साथ हैं। तो आज हम पटना के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लंबे समय से सर आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, कई जगहों पे सर का एक अलग स्थान ग्रहण है। पटना के बारे में विशेष अध्ययन करते रहते हैं। तो सर आप ही से जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे पटना का बनावट, फिर मोहल्लों पे हम चर्चा करेंगे। तो कैसे ये शुरुआत सर कहाँ से किया जाए? देखिए, प्राचीन सभ्यताएं जब विकसित हुई तो नगरीय सभ्यता की अगर बात करें तो नदियों के किनारे माना गया कि ये विकसित हुई। और दुनिया की प्राचीन 5 जो सभ्यताएं वो भी सब नदियों के किनारे हैं। चाहे वो भारत हो, यूनान हो, चीन हो, मेसोपोटामिया हो, मतलब ईरान, इराक, दजला, फरात, वांगहो नदी, गंगा नदी, मिस्र नील नदी के किनारे, मतलब ये नदियों के किनारे विश्व की जितनी सभ्यताएं हैं वो सब विकसित हुई सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे फिर उसका विस्तार हुआ। पटना प्राचीन नगरों में एक है और जाहिर है कि गंगा के किनारे है, इस कारण से इसका रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि आवागमन के लिए नदियों को माध्यम बनाया गया। नदियों से सहज तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, क्योंकि उन दिनों सड़कें नहीं थी। बात हो रही है आज से लगभग 2500 साल पहले की। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र से पटना का इतिहास शुरू होता है और बाद में बीच में उसको हम लोग पाटलिपुत्र के साथ कुसुमपुर, पुष्पपुर, फिर मध्य युग में इसको अजीमाबाद के नाम से भी जाना गया और अब तो पटना के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये सौभाग्य है कि तीनों फेज के, पाटलिपुत्र के, अजीमाबाद के और पटना के तो हैं ही, उन दोनों फेज के भी प्रमाण हैं इस शहर में। और कोई भी शहर होता है धीरे धीरे विस्तारित होता है। तो पहले जब हम बात करते हैं उस युग की, जिस समय मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजधानी बनी, पहले पाटलिपुत्र राजधानी नहीं हुआ करती थी मगध की, वो राजगिरी थी। बाद में फिर माना जाता है कि भागलपुर चला गया, इसकी राजधानी हो गई। फिर उद्यन जो राजा थे वो इसको पटना लेके आए और ये गांव था पाटलिपुत्र। उसके मतलब नाम पर भी थोड़ा सा इतिहासज्ञ, या पूरी दुनिया में ऐसा एक आध ही शहर है या कहीं इकलौता शहर है जिसके नाम के आगे पुत्र जुड़ा हुआ है। शहर के नाम के आगे आमतौर पे पुर होता है या नगर होता है, शहर होता है, लेकिन ये पाटलिपुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर है कि ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है, उस नदी का रिश्ता उससे है। तो ये पाटलिपुत्र है। इसके पीछे भी कहानी है कि माना जाता है कि पाटली के वृक्ष यहाँ बहुत हुआ करते थे और उसी से इसका रिश्ता है। और एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि आमतौर पर नदियों के किनारे शहर होते हैं, लेकिन ये 5 नदियों के संगम पे ये शहर था प्राचीन काल में। 5, 1 नहीं, 2 नहीं, 3। गंगा नदी के किनारे तो हैं, पुनपुन, गंडक, सोन और घाघरा, ये 5 नदियों का संगम यहाँ होता था। और माना जाता है कि इन्हीं नदियों के संगम के कारण पट्टम, अभी भी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आप देखेंगे पत्तम करके है, मछलीपट्टम, विशाखापट्टनम। तो पट्टम शब्द माना जाता है कि जहाँ पे जहाज, बड़े बड़े जहाज आके किनारे पे लगते हैं, उसको इस तरह का नाम दिया जाता है। तो उस लिहाज से माना जाता है कि पटना उसी शब्द से निकला होगा। और यहाँ पे नदियों के, एक तरह से कह सकते हैं, इतने सारे नदियों के संगम के कारण दूर दराज से लोग नाव, उस समय उन दिनों जो नाव चलती थी उसके कारण ही लोग यहाँ आते थे, व्यापार भी होता था उससे। तो ये शहर धीरे धीरे, नगर धीरे धीरे विकसित हुआ और ये सैन्य केंद्र भी बना, शैक्षिक केंद्र भी बना। और जब पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में विकसित हुई तो ये सभी, जैसे राजधानी में सब चीज़ होती है तो यहाँ भी सब चीज़ थी। बड़े बड़े शिक्षालय थे और जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं। माना जाता है कि यहीं पर तृतीय बौद्ध संगति हुई अशोक के काल में। तो वो उसके प्रमाण कुम्हरार में अभी भी दिखते हैं कि जो कुम्हरार में माना जाता है कि जो अवशेष हैं, वो अवशेष वस्तुतः 80 पिलर वहाँ पर हैं, उसके फाउंडेशन मिले हैं खुदाई में। और माना जाता है कि तृतीय बौद्ध संगति के समय वो वहाँ पे उसका निर्माण हुआ था और वहीं पर चर्चा हुई थी। जो विद्वान लोग आए थे वहीं बैठ के मंथन किए थे कि किस तरह से बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा, किन किन बातों को स्वीकार किया जाए और नहीं किया जाए। क्योंकि कोई भी धर्म में ऐसा होता है या कहीं भी विचारधारा में
कई तरह के लोग आते हैं, तो हीनयान, महायान वगैरह और भी कई लोग अपने अपने तरीके से बौद्ध धर्म को, उनके बुद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाते थे, रहन सहन या वो सब। तो उसके लिए तृतीय बौद्ध संगति यहाँ पे हुई थी। 4 बौद्ध संगति की चर्चा हम बौद्ध ग्रंथों में पाते हैं। तो एक तो ये है इतिहास में, और यहाँ सभी धर्म के लोग रहते थे उन दिनों, जो भी बौद्ध धर्म, जैनी थे, गौतम बुद्ध भी यहाँ आए। तात्पर्य यह है कि शहर जो है, नगर जो है, उस समय कैसा था, आज कैसा है, महत्वपूर्ण बात यह है। जाहिर है उस वक्त पूरा का पूरा शहर कैसा था इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो विदेशी यात्री वगैरह आते रहे उन्होंने इसकी चर्चा की है, तो इससे पता चलता है कि यह शहर कैसा था। और बाद के दिनों में जब ये अजीमाबाद शहर के रूप में परिणित हुआ, तब माना जाता है कि ये अभी जो पटना है उसका जो पूर्व क्षेत्र है उधर था। शहर नगर के 2 प्रवेश द्वार थे, पश्चिम दरवाज़ा, पूरब दरवाज़ा। ये आज भी वो मोहल्ला है। पश्चिम दरवाज़ा में, पश्चिम दरवाज़ा मोहल्ले में एक ऐसा वो जो गेट था, द्वार जो उसको बंद किया जाता था नगर का, सुरक्षा के कारण नगर द्वार बंद किए जाते थे शाम के बाद, और फिर सुबह खुलते थे। वहाँ सैन्य लोगों की व्यवस्था होती थी, वहाँ रहते थे सुरक्षा के लिए, ताकि रात में कोई दुश्मन देश आक्रमण न करे, उनके सैनिक ना आ जाए। तो ये पश्चिम दरवाज़ा, पूरब दरवाज़ा के प्रमाण आज भी हैं। पूरब दरवाज़ा में तो दरवाज़ा या ऐसा कुछ पिलर नहीं मिलता जिससे दरवाज़ा बंद होने की बात हो, लेकिन पश्चिम दरवाज़ा में एक पिलर अभी भी है और उसको संरक्षित करके रखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये क्यों था, कैसे था। और इस नगर में दरवाजे होते थे मोहल्लों के भी, ये प्रमाण आज भी सिटी में आप जाएंगे, एक गली है कचौड़ी गली, उस पर हम लोग बात करेंगे, तो उसमें आज भी वो दरवाज़ा है, और उसके लकड़ी की बड़ी सी किवार होती थी। और उन दिनों जो आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में आज की तरह स्ट्रीट लाइटिंग होती थी, तो दिए जलाए जाते थे, लालटेन जलाए जाते थे, उसके प्रमाण वो बने हुए हैं। आज भी पटना के कई मोहल्लों में आप पुराने इलाकों में देखेंगे कि वो उसके प्रमाण हैं। तो अजीमाबाद शहर यानी जो मध्य काल में पाटलिपुत्र था वो इधर था। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र का विस्तार अजीमाबाद से होते हुए पटना में जब हुआ, तब पटना विकसित हुआ जब ये बंगाल से बिहार का बंटवारा हुआ 1912 में। और उसके बाद जब ये राजधानी बनी बिहार की, उस वक्त बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे, और 35 में फिर उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। तो फिर पटना का विकास पश्चिम की तरफ, गांधी मैदान से पश्चिम की तरफ, जिसको हम बांकीपुर कहते हैं, वहाँ से आगे शुरू हुआ। उससे पहले पटना गांधी मैदान तक, अभी का जो गांधी मैदान है, जो अशोक राजपथ जहाँ ख़त्म होता है, वहीं तक था। तो उसके बाद से फिर जितने कंस्ट्रक्शन होने थे, सचिवालय बनने थे, हाई कोर्ट बनने थे, या फिर बड़े बड़े रिहायशी इलाके बनने थे, उस तरफ पटना विस्तारित हुआ जी। और नई नई कॉलोनियाँ बनी, उससे पहले वहीं तक था। तो एक तो ये है पटना का विस्तार की बात। और ऐसे भी पटना जो है नदी के किनारे लंबवत में बसा हुआ है। दक्षिण में आज से 50 साल पहले तक भी आप देखेंगे कि 2 बाईपास है इस शहर में। दक्षिण की तरफ में एक पुरानी बाईपास है, फिर एक नई बाईपास है। बाईपास का मतलब होता है शहर के बाहर से आप निकल जाएं। और शहर की जो आप देखेंगे राजेंद्र नगर के पहले, राजेंद्र नगर भी बाद में बसा, इस नगर के राजेंद्र नगर और बाकी पटना के बीच में एक नाला बहता है। वो माना जाता है कि बहुत प्राचीन नाला है, और उसी से नगर का गंदा पानी बहता था, और वो जाके उस तरह पुनपुन नदी में वो नाला मिलता है। कई जगह उसका नाम, कहीं बादशाही नाला है, कहीं इधर हम लोग उसको सैदपुर नाला कहते हैं। और वो नाला आजकल जो पटना में नाला रोड है, वो उस तरफ से बह के वो नाला आता था, तो उसको पाट दिया गया, इसलिए नाले पर जो सड़क बनी थी इसलिए उसका नाम नाला रोड रखा गया। अब सैदपुर की जो नहर है, उसको नहर भी कहते हैं, उसको भी पाटने की योजना बन चुकी है, और एस्टीमेट वगैरह बन गया, काम शुरू होने को है। कहने का मतलब कि ये शहर का अभी जो प्रारूप दिखता है वो इस तरह से है। लेकिन अब दक्षिण में पटना बहुत फैल गया है। अब राजेंद्र नगर के बाद, कंकड़बाग के बाद एक बाईपास है, और एक नई बाईपास भी बनी है, मतलब दूसरी बाईपास बन गई है, और अब तीसरी बाईपास बनाने की भी योजना चल रही है। यानी पटना का विस्तार चूँकि उत्तर में नहीं हो सकता, उत्तर में गंगा नदी है, पूरब में तो है ही पटना, और पश्चिम में आज से लगभग 110 साल पहले ये फैलने लगा, और अब तो काफ़ी दूर तक माना जाता है कि पटना, वैसे ही पटना ज़िला बिहटा तक है, भोजपुर से सटा हुआ है, और इस तरफ दक्षिण की तरफ भी बहुत विस्तारित हो रहा है पटना। ये अभी का ये है।
प्राय सभी नगरों में, शहर में होता है कि भाई किसी भी इलाके के जो नाम है उसका अपना एक इतिहास होता है। नाम के नामकरण के पहले कुछ बातें रखी जाती हैं दिमाग में और उसी लिहाज से बनता है। तो एक तो पहले सबसे कि महत्वपूर्ण है वो अशोक राजपथ। अशोक राजपथ है, तो देखिए अशोक के नाम पर है, क्योंकि राजा अशोक, सम्राट अशोक यहीं थे। उनके कई अवशेष हैं। पटना सिटी में शीतला माता का मंदिर है। माना जाता है कि वहाँ जो कुआं है मंदिर परिसर में, वो कुआं मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन का तात्पर्य अशोक के उस बारे में एक किंवदंती है उस कुएं को लेकर कि उन्होंने अपने जो उनके भाई लोग थे, सौतेले भाई वगैरह, उनकी हत्या करवाकर उन्होंने उनकी डेड बॉडी उसी कुएं में डाल दी थी। वहाँ एक मंदिर भी है ऐतिहासिक। अभी कितनी बात सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस कुएं का संबंध गंगा नदी तक है। मतलब उसका ओर छोर जो कहते हैं वो मापने की कोशिश की गई, तो पता चला कि उसका संबंध, क्योंकि उसका पानी उसी से कनेक्टेड है, मतलब सीधे ज़मीन में नहीं है बल्कि वो गंगा से जुड़ा हुआ है। और गुप्त द्वार जो नगर में होते थे कि कभी दूसरे देश के लोग हमला करें, सैनिक हमला करें, तो बच के निकलने की, राजमहल में कई ऐसे गुप्त दरवाजे होते थे, उस तरह से उसका माना जाता है वो भी है। जब आप पटना विश्वविद्यालय का जो दरभंगा हाउस है उसमें भी ऐसे कई गुप्त दरवाजे हैं जो महल से गंगा के किनारे तक दरवाजे जाते हैं। उसका उपयोग इन आपातकाल में किया जाता रहा है, तो वो अलग है, दिखता है। तो अशोक राजपथ आप देखेंगे अशोक के नाम पर है। ये कितना प्राचीन है, कैसे, एक महेंद्रू मोहल्ला है। माना जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र राजा महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। जब वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए, और तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किया। गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार में जितना अवदान, योगदान सम्राट अशोक का है, दूसरे शासकों का उतना नहीं दिखता। उन्होंने अनेक जगह पिलर बनवाए, बौद्ध के उपदेशों को उसमें अंकित करवाया, तृतीय बौद्ध संगति कराई, और अपने बेटे को, राजा महेंद्र को, श्रीलंका भेजा। और माना था उसी महेंद्रू के पास गंगा किनारे नाव से वो विदा किए गए उनको श्रीलंका के लिए, और राजा ने उनको विदा किया, सम्राट अशोक ने कई लोगों के साथ पूरा जत्था वहाँ गया। और बाद में फिर संघमित्रा अपनी बेटी को भी उन्होंने भेजा कि वहाँ पर महिलाओं को भी वो दीक्षित करें, वो उनको बताया कि बौद्ध धर्म क्या है। तो ये बहुत बड़ा माना जाता है कि किसी भी शासक के ज़रिए अपने पुत्र पुत्रियों को धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भेजा गया। तो उसी राजा महेंद्र के नाम पर वो महेंद्रू मोहल्ला है। और पहले माना था कि महेंद्रू भी दो हिस्सों में बट गया, महेंद्रू मोहल्ला। एक महेंद्रू मोहल्ला अभी भी है, और एक आप देखेंगे महेंद्रू घाट है, जहाँ से कभी जहाज पहलेजा घाट के लिए, फिर उत्तर बिहार के लिए आप कह सकते हैं कि नगर के लोग जाते थे उससे। सरकारी मोहल्ला का आप देखेंगे तो फिर बीच में महेंद्रू, उस वक्त पूरा महेंद्रू रहा होगा मोहल्ला वहाँ से वहाँ तक, लेकिन बीच में समय के बाद कई और मोहल्ले उभर गए। एक पीर बहोर मोहल्ला उभर गया, फिर आप देखेंगे पटना यूनिवर्सिटी का पूरा इलाका है वो उभर गया। तो उसके मोहल्ले के नाम अलग अलग होते गए, तो गलियों के नाम भी अलग अलग होते गए। और पहले जो इलाका, पूरा इलाका एक इलाका होता था, बाद में फिर कैसे होता है कॉलोनी में रोड नंबर चेंज होते रहते हैं, उस तरह से यहाँ पे हो गया। तो खैर महेंद्रू लेकिन आज भी उसी के नाम पर, राजा महेंद्र के नाम है, और ये ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है कि शहर में इस तरह के काम होते थे। अशोक राजपथ भी बहुत पुराना शहर माना जाता है। पश्चिम से पूर्व पटना को जोड़ने के लिए आमतौर पे हर शहर में एक सड़क, मुख्य मार्ग जिसको कहते हैं, मेन रोड, आजकल अंग्रेज़ी में लोग मेन रोड कहते हैं, वो था। और लंबवत शहर, तो वो अशोक राजपथ आज भी पश्चिम पटना, पूर्व पटना को जोड़ने का कार्य करती है। और ऐसी सड़क आपको कम मिलेगी जो पूरा शहर एक सड़क से, मतलब आने जाने का एक बढ़िया रास्ता हो। और वो सड़क मुख्य सड़क थी, पहले उसमें बस चला करती थी, तांगे चला करते थे, जो भी साधन थे। और माना जाता है कि शहर नगर के लोग जो मध्यकाल में, यहाँ तक कि आज से 100-125 साल पहले भी, या कह सकते हैं 60-70 साल पहले भी, जो पटना सिटी के रईस, पटना सिटी ही जो आज पटना साहिब स्टेशन पटना सिटी कहलाता है, वो ही मुख्य पटना था। और उधर लोग शाम को बांकीपुर इधर टहलने आते थे अपनी निजी बग्गी से, बग्गी ही एक साधन था। तो बड़ा अच्छा माना जाता था कि लोग शाम को निकलते थे सैर करने और इधर आते थे टहलने के लिए। तो जो नगर का चरित्र होता है कि एक अभिजात वर्ग का है, फिर एक मध्य वर्ग का है, फिर एक जो है जिसको निम्न वर्ग कहते हैं, सो कॉल्ड, वो
वैसे ही वर्गों में यहाँ भी बटे हुए थे। आमतौर पर शहर के बाहरी हिस्से में ऐसे लोग रहते हैं जो जिनको आप कह सकते हैं जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो श्रमजीवी लोग हैं, उनके लिए अलग। फिर मध्य वर्ग जो मदद करते हैं शासन में वो रहते हैं, और फिर जो अभिजात वर्ग है, उच्च वर्ग है, उनकी कोठियाँ, उनके जो प्राचीन काल में महल होते थे वो अलग होते थे। वो पटना आज भी वैसा ही है। पटना सिटी में आप देखेंगे उस समय बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हुआ करती थी, और ये शहर इस तरह से भी धीरे धीरे विकसित हुआ। तो व्यापारिक केंद्र में 5 नदियों के कारण यहाँ पर व्यापार का बड़ा अच्छा माना गया सुगम स्थल है। हर तरफ से जहाज या उस समय कहें नाव, बड़ी बड़ी नाव आती थी, और उसके कारण शहर में व्यापार बढ़ता था। क्योंकि राजधानी है तो वहाँ तो व्यापार होगा ही। नामकरण के पीछे भी आप देखें पटना सिटी के कुछ इलाके में एक मिर्चाई गली आपको दिखेगी। मिर्चाई गली। तो मिर्चाई गली का ये है इतिहास कि उस गली में मिर्चाई की बहुत मंडियाँ हुआ करती थी, जो नाव से अभी भी देखेंगे आपकी शहर में कुछ है जहाँ मछली वगैरह ज़्यादा बिकती हैं, या फिर कहीं देखेंगे जो सामान है वहाँ पे लोहे वगैरह के दुकानें एक साथ होंगी, जो हार्डवेयर वगैरह की दुकानें होती हैं, कपड़े की सूत वगैरह कपड़े की मंडी अलग होती हैं। तो इस तरह से तो वो जब नाव से सामान वहाँ पे उतरती थी तो अलग अलग मंडियों में जाती थी। तो उस गली में मिर्च जो है वहाँ उसके आढ़त जिसको हम कहते हैं, बड़े बड़े आढ़त वहाँ पे बड़े व्यापारी मंगाते थे, रखते थे, या फिर वहाँ से अन्य नगर के, छोटे नगर के लोग या नगर के दूसरे हिस्से के लोग के व्यापारी वहाँ से सामान ले जाते थे। तो उस गली में मिर्चाई की ही मंडी थी। तो इस कारण से उसका नाम मिर्चाई गली पड़ गया। इस तरह से देखेंगे पटना सिटी में एक गली है कचौड़ी गली। वस्तुतः वो कचहरी गली थी। अच्छा। लेकिन वो अपभ्रंश में बोलने के बाद धीरे धीरे वो कचहरी से कचौड़ी हो गई। अभी ऐसे सुनने में लगता है कि वहाँ कचौड़ी बहुत अच्छी बनती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कचहरी गली थी। अच्छा। न्यायाधीश बैठते थे नगर के और मामले उस पर निष्पादित होते थे। कचहरी गली थी। उसी तरह से वहीं बगल में एक गुरुद्वारा के बगल में एक बाड़ा गली है। तो बाड़ा गली मतलब बड़े लोगों की गली। बाड़ा मतलब तो बाड़ा गली वो, चूँकि ये इस शहर को गौरव है कि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है ये। तो उस कारण से पटना सिटी में आज भी आपको बहुत कई गुरुद्वारा मिलेंगे। गायघाट गुरुद्वारा है, बालीला गुरुद्वारा है, जहाँ 7 साल तक गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रहे इस नगर में। तो मुख्य जो गुरुद्वारा है वो एक्चुअली गुरुद्वारा पहले नहीं था, सेठ की हवेली थी। इसको गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के बाद, जन्म के समय जब जा रहे थे गुरु तेग बहादुर जी यहाँ से, तो यहाँ पत्नी को यहीं छोड़ गए थे। तो वो जो लोग थे जिन्होंने पूरी जमात को यहाँ पे रखा था, उन्होंने अपनी पहले रखा था, बाद में उन्होंने गुरुद्वारे को दान में ज़मीन दे दी, वहाँ पे गुरुद्वारे बने। तो वहीं पर उनकी जो है बाल काल की जो 7 साल की जो चीज़ें हैं वहाँ सुरक्षित है गुरुद्वारा में। बालीला गुरुद्वारा है, और वो पूरा इलाका आज भी आप जाएंगे तो लगेगा कि आप किसी पंजाब के छोटे इलाके में हैं। पूरा मतलब सिख धर्म का एक पूरा एक बढ़िया केंद्र है, और 10वें गुरु की जन्मस्थली है। तो उस कारण से भी उस बहुत पवित्र नगर है। तो एक शहर की ये विशेषता ये भी है कि आप पटना सिटी में प्राचीन चीज़ें ही नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको सिख धर्म की चीज़ें भी। और पटना चूँकि आज भी पटना सिटी, इसलिए उसका नाम पटना सिटी है उस इलाके का। और बाद में जो न्यू पटना जिसको कहते हैं, वो अब तो न्यू पटना गांधी मैदान के आगे भी बहुत हो गया। तो लेकिन पटना इस तरह से धीरे धीरे फैला। गलियों के और मोहल्लों के नामकरण के पीछे भी रोचक बात यह है। एक और मोहल्ले की चर्चा हम ज़रूर यहाँ पर आज करना चाहेंगे कि उसका कैसे नामकरण होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक अनीसाबाद मोहल्ला है, वो एक्चुअली लेडी अनीस के नाम पर है। लेडी अनीस माना जाता है कि जो अली इमाम फैमिली है उनसे जुड़ी हुई वो फैमिली थी। और लेडी अनीस बाद में जब उनसे शादी हुई तब वो लेडी अनीस कहलाए। अनीस एक्चुअली शादी के बाद उनके नाम पर इमाम साहब ने एक कॉलोनी बसा दी, मोहल्ला दे दिया। अब आप इससे कल्पना करिए कैसे नामकरण होते थे। तो बहुत बड़े रईस थे, माना जाता था कि 2 भाई थे और दोनों आज भी उनके कई स्मृतियां हैं इस शहर में। बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बैरिस्टर थे, पटना विश्वविद्यालय के उस वक्त वाइस चांसलर नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके इसमें सिस्टम में थे।
और कहने का तात्पर्य कि उन्होंने जब शादी की, बहुत कम उम्र थी अनीस की, और वो जब शादी किए तो उन्होंने पूरी मिल्कियत दे दी, और उस इलाके में वो अनीस कोठी के नाम से शुरू हुआ और बाद में मोहल्ला ही अनीसाबाद कहलाया। तो ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से इस शहर को है, और ये चूँकि बहुत प्राचीन नगर है तो उस लिहाज से यहाँ आज भी माना जाता है कि कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ खुदाई हो तो मौर्यकालीन गुप्तकालीन चीज़ें मिलेंगी। इस शहर को और एक विशेष तौर पे देखा जाता है, यहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे जो हालांकि अब नहीं है, लेकिन मोहल्लों के नाम हैं, जैसे भिखना पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है। तो माना जाता है कि उस वक्त नदी किनारे हालांकि शहर है तो माना जाता है मैदानी इलाका है, लेकिन नहीं, कुछ पहाड़ भी थे, टीले नुमा थे, और वहाँ पर भिक्षु लोग रहते थे, भिक्षु, इसलिए उसका नाम भिखना पहाड़ी है। भिखना पहाड़ी से मतलब भिखारी से नहीं है, भिक्षु से, बौद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म और सिख धर्म का प्रभाव पटना पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो बौद्ध धर्म ही है, तो बौद्ध धर्म भले को यहाँ पर उस तरह से स्तूप नहीं मिला हो, या हो सकता है स्तूप खुदाई हो तो बाद के दिनों में मिले, लेकिन टीले बहुत हैं। तो बड़ी पहाड़ी है ही, छोटी पहाड़ी भी है, ये भिखना पहाड़ी है। तो ये भिखना पहाड़ी में तो प्रमाण है कि ये भिक्षु रहते थे, और उसके कई चित्र भी है, मतलब आज से लगभग 200 साल पहले के जो चित्र हैं जिसमें गोलघर दिखता है, तो उसमें दिखता है कि एक पहाड़ की तरह, चूँकि पटना पूरा सपाट था, इस तरह की पहाड़ी वो दिखती है, छोटी सी पहाड़ी, और वहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो आज भी उसका नाम भिखना पहाड़ी है। थोड़ा ऊंचा भी है वो, आप देखें अशोक राजपथ में कुछ हिस्से नदी के किनारे होने के बाद भी ऊंचे इलाके हैं, मतलब कभी अप्स कभी डाउन है, और कुछ इलाके इतने ऊंचे हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई भी बहुत मुश्किल होती है गर्मियों के दिनों में, चूँकि वहाँ दिक्कत होती है, वहाँ पानी का लेवल नीचे है। कारण वही है कि वो मोहल्ले ऊंचे हैं, जैसे त्रिपोलिया का मोहल्ला है, आलमगंज। आप देखेंगे पटना, जब आप इधर से गांधी मैदान से पटना सिटी की तरफ जाएंगे तो बहुत अप्स डाउन है। कारण वही है कि नीचे धीरे, कभी नीचे कभी ऊपर, पहाड़ी है, कहीं टीले हैं तो वहाँ ऊपर, फिर नहीं तो नीचे। तो ये इस शहर का भूगोल है। लेकिन इन सब के बाद भी सामान्य जीवन जो है, मध्यकाल में भी काफ़ी व्यापारिक केंद्र था। यहाँ माना जाता है कि बड़े बड़े शायर रहते थे। एक जो और पटना की विशेषता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, एक जैसे मधुबनी पेंटिंग अपने बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पटना कलम जी, तो पटना कलम की विशेषता भी बहुत है, और उसके कई ख्याति नाम चित्रकार भी आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आए। वो उसकी विशेषता यह है, इस चित्र की खासियत यह है कि इसमें जो बिल्कुल अलग करती है बाकी जगहों के, कहीं आप देखेंगे धार्मिक चित्र ज़्यादा है, कृष्ण राधा हैं, कहीं राम सीता हैं, मधुबनी पेंटिंग में भी हैं, सब चीज़ें हैं, धार्मिक भी हैं और कुछ आम आदमी का चित्रण भी है। पटना कलम में सिर्फ आम आदमी का चित्रण है, बाज़ार के हैं, हाट के हैं, सफाई कर्मी हैं, सब्ज़ी वाले हैं, बाज़ार के दृश्य हैं, मछेड़े के दृश्य हैं। मतलब ये जो खूबसूरती है, ये मतलब आम आदमी, पटना कलम की जब हम बात करते हैं तो आम आदमी का चेहरा, ये जो आम आदमी को उस वक्त के चित्र पद्धति में, चित्रांकन में इस तरह से महत्व मिलना, ये पटना की एक अलग, पटना के लोगों की या आप पटना की विरासत की एक अलग आप कह सकते हैं कि चीज़ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इसको महसूस किया जा रहा है। हालांकि इसका श्रेय अंग्रेज़ के काल में अंग्रेज़ों को दिया कहा जाता है कि पटना कलम जो है सो मुग़ल के जो चित्रकार थे वो कहीं ना कहीं यहाँ आए, तो उसके बाद ही मतलब पटना कलम का शुरुआत। देखिए ऐसा नहीं कह सकते हम, इसलिए कि अगर ऐसा होता तो जो सो मुग़लों की पेंटिंग बाकी जगहों पे है, मुग़ल चित्रकारों की, उस तरह की छाया होती यहाँ, तो यहाँ सिर्फ आम आदमी क्यों है? अच्छा, क्योंकि बाकी आप देखेंगे लखनऊ में या दूसरे बड़े शहरों में, दिल्ली में, वहाँ पर या फिर जहाँ जहाँ हैं मुग़ल काल के चित्र, तो उनकी दूसरी, वो सिर्फ राज दरबार के चित्र हैं, आम आदमी उसमें कहीं नहीं है। इसमें आम आदमी है, तो इसका ऐसा लगता है कि आम आदमी, जैसे आज भी आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग की बात करें, चूँकि मधुबनी पेंटिंग बहुत चर्चित हो गया, पूरी दुनिया में है, लेकिन वहाँ भी देखेंगे कि जो वर्ग, जिस वर्ग के चित्रकार, जिस क्लास के, हम सब जानते हैं भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो और जो आज भी आप कहीं भी किसी बिहार के किसी मोहल्ले में जाए, कहीं किसी शहर में जाए, तो शादी के समय कोहबर की एक व्यवस्था है। तो आप देखेंगे कि पूजा घर, कोहबर को पूजा घर हम कहते हैं। तो शादी के बाद उस समय ऐसे तो पूजा घर पवित्र होता है, उसकी लिपाई पुताई रंगाई होते रहती है, लेकिन शादी ब्याह में या किसी खास पूजा के मौके पे आप
देखते हैं उसको गोबर से लीप के कुछ चित्र बनाए जाते हैं। तो आज भी आप चित्र देखेंगे तो भले वो मधुबनी पेंटिंग की तरह ना हो, लेकिन रेखाएं उस तरह के उसमें कलर भरे जाते थे, जो कलर उपलब्ध होते हैं, जितने पारंगत होते थे लोग, ठीक वैसे ही जैसे कि मान लिए लोकगीत सब जगह गाई जाती है, जो लोकगीत में पारंगत नहीं वो भी शादी में जितना हो सकती है समर्थ है, महिलाएं गीत गाती हैं, आज भी गाती हैं, याद है जितना, या जिन्होंने अपनी सीखा है अपने पूर्वजों से, अपनी माँ से, अपनी नानी से, अपनी दादी से गाती हैं। उसी तरह से वो उनको भर में चित्रांकन में जितनी जिनकी लोगों की होती थी। अभी क्या होगा कि हम चित्रकार को बुला के अपनी पेंटिंग करा लेंगे, उन दिनों घर में अपने ही लोग चित्र बनाते थे। तो ये मिथिला में भी आपको दिखेगा कि जो अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पे चित्र बनाते थे। अगर उच्च वर्ग के लोग हैं तो उनके छायांकन के, चित्रांकन के चित्र विषय अलग होते थे, और जो जिसको आप कहते हैं डाउन टोटल क्लास के लोग हैं उनके अलग होते थे, उनके कुल देवता, उनके देवी देवता अलग होते थे, आज भी हैं। तो ये चित्र वो परिलक्षित करता है। उस लिहाज से लगता है कि पटना कलम को बनाने वाले ज़्यादातर चित्रकार जो थे, या उस समय यही प्रथा थी कि आम आदमी का उसमें चित्रांकन हो, क्योंकि कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं मिली है। बाद के दिनों में हो सकता है आप बना रहे हो लोग, अब बना सकते हैं पटना कलम, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया, आज भी उसके कई अच्छे, हालांकि अब राधा मोहन जी नहीं रहे, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे पटना कलम के हाल के दिनों तक, मतलब आज़ादी के बाद भी, और पटना आर्ट कॉलेज उन्हीं के कारण बना, ये माना जाता है। इतने सारे चित्रकार थे। तो पटना यूनिवर्सिटी सब जानते हैं कि 110 साल लगभग पुराना है। तो उससे उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी में आर्ट कॉलेज का बनना, और आर्ट कॉलेज माना था हिंदुस्तान का, आप जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में बहुत कम आर्ट कॉलेज है, उसमें से एक है पटना आर्ट कॉलेज। तो ये कहीं ना कहीं से परिलक्षित करता है कि जो चीज़ें जहाँ रहती हैं उसको आप ये करते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज रेयर, कम कॉलेज है, उसमें आर्ट कॉलेज है। आर्ट कॉलेज बहुत कम विश्वविद्यालयों में आपको मिलेंगे, यहाँ है। इसका तात्पर्य है कि आर्ट यहाँ पे बहुत फला फूला हुआ था, बढ़िया था, और उसको संरक्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लेवल पर उसको शामिल किया गया। तो ये पटना की, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छी खास विशेषता है। नदी किनारे होने का कारण यहाँ पे तापमान भी ठीक रहता है। यहाँ तीनों गर्मी, जाड़ा, बरसात भी है, आवागमन की सुविधा है। अब कई पुल बन गए हैं, पटना बहुत बढ़ गया है, लेकिन आज भी प्राचीन मोहल्लों में और ख़ासकर पटना सिटी में आपको मध्यकालीन चीज़ें, रहन सहन, वो जो प्राचीन तरीके से है, वो जो ठेठ अंदाज में रहने का, चलने का, भाग दौड़ की बहुत ज़िंदगी, महानगरों की ज़िंदगी पटना में नहीं है। कुछ इलाकों में है, लेकिन पटना सिटी उससे आज भी अछूता है। और पटना सिटी में आज भी आपको आज से लगभग 100-150 साल पहले की तरह रईसी, पहले की तरह मतलब खुल के लोगों से मिलना, अलग तरीके के खाने पहनने के मिजाज, वो आपको दिखेंगे। और मोहल्ले तो हैं ही, सब प्राचीन मोहल्ले हैं, और गलियों के दरवाजे बंद करने की व्यवस्था, दिया लालटेन जलाने की व्यवस्था रोशन करने के लिए, वो सब आज भी प्रमाण मिलते हैं। तो अच्छा है, अपना शहर बढ़िया लगता है। पटना की अगर हम बात करें तो वैसे तो पटना बिहार के और भी कई प्राचीन शहर है, लेकिन पटना निश्चित तौर पर राजधानी बनने का गौरव है। और मध्यकालीन युग के भी बहुत सारे अवशेष हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के भी यहाँ पर कई अच्छे कह सकते हैं प्राचीन उस तरह की स्मृतियाँ हैं, चीज़ें हैं। अंग्रेज़ों के भी कई आप कह सकते हैं कि हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ जो चर्च है वो प्राचीन नहीं है। अंग्रेज़ यहाँ पे आए, यहाँ पे कई कारखाने थे। जो पटना कॉलेज है, माना जाता है पटना कॉलेज भी 1863, हाँ। तो आप सोचिए कि यूनिवर्सिटी बनती है 1912 में, आज़ादी के बाद। लेकिन पटना बिहार के कलकत्ता के बंटवारा राजधानी शिफ्ट होने के बाद, क्योंकि पहले कोलकाता यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, यहाँ के महाविद्यालय जुड़े हुए थे। लेकिन जब यहाँ हुआ तो यहाँ पटना विश्वविद्यालय बना। लेकिन ये चीज़ें, पटना कॉलेज जो है उससे ज़्यादा प्राचीन है। क्यों? क्योंकि वो उसकी उतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन थी, वो कॉलेज के रूप में विकसित नहीं हुआ था। वो बंदरगाह का ही एक हिस्सा था। वहाँ पे व्यापारिक, बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे। और आप भी देखेंगे आज भी कंस्ट्रक्शन जो है वो उसका अंग्रेज़ वाला नहीं है, डच टच है उसमें। तो मतलब जो डच का, जो पहले लोग विदेशों से आते थे तो जो भी शासक होते थे उनसे संधि करके अपने लिए व्यापारिक
प्रमाण लेते थे, कि वो इजाज़त लेते थे कि हम यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो ये डच लोगों ने वहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन कराया, और कंस्ट्रक्शन आज भी आप देख के आपको लगेगा कि ये किसी कॉलेज विश्वविद्यालय का नहीं है, बल्कि उसी तरह की चीज़ें हैं जो किसी भी प्राचीन महल में या उस महल के आसपास के जो लोग रहते हैं उससे कंस्ट्रक्शन के लिए गलियारे भी इस तरह के हैं वो। तो आपको ये एहसास कराएगा कि यहाँ पे सिर्फ प्राचीन ही नहीं, मध्यकालीन अंग्रेज़ों के, डच के, पुर्तगालियों के भले यहाँ पर उस तरह से ना हो, और मुस्लिम के जो मोनूमेंट्स हैं वो हैं बहुत सारे। पटना के हर इलाके में आपको कच्ची दरगाह, उधर इधर मनेर शरीफ आपको दिखेंगे, काफ़ी सूफी संत भी यहाँ पर आए। यानी कुल मिला के पटना का जो कल्चर है वो मिश्रित कल्चर है। यहाँ पर सभी धर्मों के, सभी इलाके के लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते थे, और वो आज भी है। आप ये प्रमाण है, चीनी यात्री वेन सांग ने लिखा है कि उसने देखा, अपनी किताब में लिखा है कि जब वो आया तो उस वक्त यहाँ पे सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म, सभी यहाँ काफ़ी थे। तो दूसरे धर्म के लोगों के आयोजन में दूसरे धर्म के लोग भी जाते थे, और जो उनकी शोभा यात्रा निकलती थी दूसरे धर्म के लोग नगर के द्वार पे जाकर उनका वेलकम करते थे। ठीक वैसा ही दृश्य था जब यहाँ पर 350वीं प्रकाशोत्सव जब मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी की, बहुत भव्य आयोजन हुआ। गांधी मैदान से पटना सिटी गुरुद्वारा तक श्री हरमंदिर साहब तक जब शोभा यात्रा निकली तो अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि सड़क के दोनों ओर लोग फूल बरसा रहे थे। शोभा यात्रा पे के लोग, शामिल लोगों पर गुरु ग्रंथ साहिब की जो एक कीर्ति गई थी, और दूसरे धर्मों को लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनको शरबत पिलाए, उनको, मतलब ये आज हम लोगों ने अभी से एक दशक 10 साल के अंदर ये दृश्य देखा है। कहने का तात्पर्य कि वो संस्कृति जो पटना की संस्कृति है, जो पहले थी, वो आज भी है। भले बीच बीच में कभी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अगर आप पटना के मन मिजाज को समझेंगे तो यहाँ पर है कि सबको लेके चलना, सबके साथ रहते हैं, सब हमारे समाज के अंग हैं। और यही कारण है कि पटना इतने सालों से, पाटलिपुत्र हो, कुसुमपुर हो, पुष्पपुर हो, या फिर अजीमाबाद हो, और आज पटना हो। अगर पटना की चर्चा तब तक अधूरी है जब हम पटन देवी की चर्चा ना करें। तो माना जाता है कि पटन देवी जो है वो नगर रक्षिका हैं, और उन्हीं के नाम पर ये पटना, एक ये भी थ्योरी है पटना के नाम के पीछे कि पटन देवी हैं यहाँ पर। यहाँ 2 पटन देवी हैं, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, तो दोनों का अपना महत्व है। और यहाँ पर एक विश्वविख्यात यक्षिणी की जो मूर्ति मिली थी, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी नगर रक्षिका थी, क्योंकि इकलौती मूर्ति मिली है। और मौर्य काल की जो कला के जो अवशेष मिले हैं, जो पिलर के रूप में मिले हैं वैशाली में, या वही सारनाथ में भी मिला है, अपने यहाँ पश्चिम चंपारण में भी कई वो मिले हैं, तो उस पर वही चीज़ें हैं जो उस यक्षिणी की मूर्ति में है। यक्षिणी की जो मूर्ति है वो अद्भुत है, अपनी दुनिया में माना जाता है कि कला की अद्भुत मिसाल है। वो 3 डायमेंशनल मूर्ति है, आदमकद मूर्ति है, और इतने वर्षों के बाद भी नदी किनारे पड़ी रही, उस पर कपड़े साफ़ होते रहे, उसको पाट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा, फिर भी उसकी चमक आज भी बरकरार है। और आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भारत महोत्सव हुआ विदेशों में 86 के बाद, फ्रांस महोत्सव हुआ और भी कई महोत्सव हुआ, तो उसको भारत की कलाकृति के रूप में उन देशों में ले जाया गया। हालांकि बाद में फिर रोक लगी कि नहीं, क्षति ना हो, तो फिर उसकी प्रति की जाती है, लेकिन शुरू के दिनों में फ्रांस में वो मूर्ति भेजी गई थी। कहने का तात्पर्य कि पटना हर मामले में बहुत धनी रहा है, लोग इस बात को महसूस करते हैं। और आज भी पटना में, भले पटना का विस्तार हुआ हो, यहाँ प्राचीन नगर की जो रहन सहन है, लोगों की सोचने की जो प्रवृत्ति है, लोगों का जो मन मिलाप है, वो यहाँ पर आज भी बरकरार है। तो आपने कहानी किससे पटना बिहार की राजधानी का सुना, और हमारे साथ थे ध्रुव सर, जो काफ़ी बारीकी अंदाज में हर एक मोहल्लों का चर्चा करते हुए पटना विश्वविद्यालय और सभी धर्मों के बारे में, जो पटना आज बताते हैं कि सभी धर्मों की धरती है। आज भी हम देखते हैं कि जीता जागता उदाहरण इन्होंने कहा कि जब प्रकाश उत्सव मन रहा था, उस उत्सव में सभी धर्मों के लोग फूल बरसा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग पटना में हैं, इस बात का हम लोगों को भी गर्व होना चाहिए। और बिहार होने के साथ साथ पटना होना, पटना के बारे में इतना सारी जानकारी हम लोग को मिला, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, और इन्हीं तरह ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक और कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।